हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकोटा। मेरा नाम है आलोक और इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 15 या 20 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करवाऊं। अब क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं तो हम इसमें क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे किसी क्वेश्चन को या किसी एग्जाम्पल को बताने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर आपने चैप्टर पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं तब भी आप लोगों के लिए लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं रिवीजन का मतलब ये नहीं कि हम आधे घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। इट विल टेक टाइम और मैं हर कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि एग्जाम के जस्ट 2 या 3 दिन पहले जब आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत हो तो आपका पूरा सिलेबस वो भी डीप में रिवाइज करा हुआ मिल जाए, वो भी वीडियो फॉर्मेट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर जो कि है सेट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को सेट्स की डेफिनेशन तो पता होगी, बट अगर नहीं पता तो मैंने सबसे पहली जो स्लाइड है वो यही रखी है कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? ऐसा कलेक्शन जिसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। कलेक्शन होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप मुझे बताइए ना कि ग्रुप किस बेसिस पे बनता है। अगर आप किसी को ग्रुप कहते हैं तो ग्रुप में कोई कॉमन प्रॉपर्टी तो होती होगी। अगर आप उस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं देन यू आर अ सेट। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते तो आप एक नॉर्मल कलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। अब आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें, यहाँ लिखा है वेल डिफाइंड। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से छोटे 5 ही ऑड नंबर्स होते हैं, 1, 3, 5, 7 और 9 हमने लिस्ट कर दिए, क्योंकि हमारे पास ऑड नंबर की एक डेफिनेशन अवेलेबल है और हमें पता है कि 5 ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं जिसमें 21 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल होते हैं। तो बिल्कुल हमें पता है कि 5 वोवल कौन कौन से हैं, हम उन्हें डिफाइन कर सकते हैं, या यूँ कहूँ दैट दे आर वेल डिफाइंड। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, आपको पता है कितने तरह के ट्राइंगल्स होते हैं? इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल, और क्या क्या हो सकते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। तो बेसिकली आपने कहा कि 3 साइड वाले जितने भी पॉलीगन हैं, आपको पता है ना पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर हैविंग सम नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन हो सकता है? ट्राइंगल ही होता है, 3 साइड वाला। फिर 4 साइड वाले पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल, वैसे पेंटागन, हेक्सागन, हम इसी तरीके से इस ऑर्डर में पढ़ते जाते हैं। तो 3 साइड वाला कोई भी पॉलीगन ट्राइंगल कहलाता है। तो वो सारे के सारे ट्राइंगल इस सेट के अंदर लाई करेंगे। अगेन वेल डिफाइंड है। आपने कहा रिवर्स ऑफ इंडिया, मैंने कहा अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ या फिर अगर आप कोई मैप में जाओगे, एटलस में भी जाओगे, तो आपको इंडिया में कितनी रिवर्स हैं सबके नाम मिल जाएंगे। अगेन ये कलेक्शन क्या हुआ? वेल डिफाइंड, क्योंकि इसकी आप डेफिनेशन ही नहीं बल्कि आप इसके एलिमेंट्स को भी लिस्ट कर सकते हो। तो चलिए कुछ कलेक्शंस की बात करते हैं जो सेट नहीं है, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये वेल डिफाइंड वर्ड है, ये कैसे प्ले करता है। आप देखें कलेक्शन ऑफ, अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि गुड नहीं है, मैं कहता हूँ कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, एंड आई एम अज्यूमिंग कि मैं नेशनल टीम की बात कर रहा हूँ। तो नेशनल टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं 15-20, वैसे तो 11 खेलने जाते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं अगर आप उनका सेट बनाओ तो आप क्या बना सकते हो? बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आप बीसीसीआई या जो भी गवर्निंग बॉडी है, मैं क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ, तो वहाँ पर जाके आप प्लेयर्स की लिस्ट निकाल सकते हो कि नेशनल टीम में कितने प्लेयर्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। आपका सेट वेल डिफाइंड हुआ। बट यहाँ पर अब इस वर्ड को अगर मैं ऐड कर दूँ गुड, तो ये इसको और क्लियर डिफाइन नहीं कर रहा है बल्कि इसको वेग बना रहा है, यानी कि ब्लर कर देता है। अब आप मुझे बताइए गुड क्रिकेट प्लेयर्स कौन होते हैं? भाई किसी को कोहली पसंद है, किसी को धोनी, किसी को तेंदुलकर, हमें तो नहीं पता कि आपकी गुड की क्या डेफिनेशन है। तो अगेन इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। जब ये वर्ड नहीं था तब आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड था, लेकिन जब ये वर्ड लगाई, एडजेक्टिव हमने लगाया गुड, तब आपने देखा कि ये गुड ने जो है लाइन्स को और ब्लर कर दिया। कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन। अब रिनाउंड का मतलब होता है जाने माने। हो सकता है किसी को पाइथागोरस पसंद हो, रामानुजन पसंद हो, आर्यभट्ट पसंद हो, लेकिन रिनाउंड की डेफिनेशन क्या है? क्या ये वेल डिफाइंड है? कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा मैथमेटिशियन जाना माना है? भाई किसी के आर्यभट्ट के इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स है, 10 मिलियन हो, ट्विटर पे 5 मिलियन है। अब हमें ये भी नहीं पता कि किस प्लेटफॉर्म के फॉलोअर्स की ज़्यादा वैल्यू है, इंस्टाग्राम की, ट्विटर की, फेसबुक की, व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप पे तो फिर क्या ही होता है, टेलीग्राम की मान लो, है ना। कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, अगेन वीक। डिफिकल्ट क्या है भाई? किसी को सेट्स भी डिफिकल्ट लग सकता है। सबसे इजी चैप्टर कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, चैप्टर नंबर 4 है आपके एनसीईआरटी का। किसी को सबसे इजी चैप्टर है वो, बट वो भी डिफिकल्ट लगता है।
किसी को ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट लगती है, किसी को पूरा कैलकुलस डिफिकल्ट लगता है, तो अगेन इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। तो जब आपका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो तब उस कलेक्शन को हम सेट कहेंगे, अदरवाइज हम उसे सेट नहीं कहेंगे। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना कि कौन सेट है कौन नहीं है, ये इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर कोई कलेक्शन क्वालिफाई कर जाता है सेट होने के लिए तो फिर सेट की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो हम देखते हैं कि भाई अगर आपका वर्ड सेट है वो क्वालिफाई कर गया, यानी कि कलेक्शन जो है वो सेट क्वालिफाई कर गया, तो फिर आप उसे सेट बोले, कलेक्शन बोले या फिर क्लास बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो तीनों के तीनों वर्ड्स हैं ये सिनोनिमस हैं, पर्यायवाची हैं, एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप देखेंगे ज़्यादातर बुक्स जो है वो सेट वर्ड ही यूज़ करती है, बट बहुत सी बुक्स में आपको कलेक्शन या क्लास वर्ड भी यूज़ करा हुआ मिलेगा। अब अगेन कलेक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तो आपने प्रूफ कर दिया कि सेट है, तो सेट बोलो कलेक्शन बोलो एक ही बात है। और एक बात और बताऊं, ऑल सेट्स आर कलेक्शंस बट और कलेक्शंस आर नॉट सेट्स, तो इसलिए कलेक्शन वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। द वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सिनोनिमस। भाई सेट की बात तो हो गई, पर सेट भी तो किसी चीज़ों से मिलके बनता है। जैसे वहाँ ट्राइंगल थे तो 4 तरह के ट्राइंगल होंगे ना, राइट एंगल, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिंग, तो ये चारों क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। या यूँ कहूँ वॉवेल्स AEIOU, ये 5 क्या हैं? एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनके ग्रुप को आप सेट कह रहे हो। तो वो ग्रुप जिन लोगों से मिलके बनता है, जिन एलिमेंट से मिलके बनता है, उन्हें आप एलिमेंट कहो, मेंबर कहो या फिर ऑब्जेक्ट कहो, एक ही बात है। जनरली हम सेट के साथ जो है एलिमेंट वर्ड यूज़ करते हैं, मेंबर ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करते। मतलब ऊपर के तीनों में से सेट ज़्यादा यूज़ होगा और यहाँ से एलिमेंट ज़्यादा यूज़ होगा। अगेन अगर आप नोट करना चाहें तो ये प्रॉपर नोट्स हैं जिनको मैंने ऑब्वियसली पावर पॉइंट में यानी कि PPT फॉर्मेट में यहाँ पर डाल रखा है, तो आप लिख सकते हैं पूरा। ये जितना भी स्लाइड में मैंने पोर्शन लिखा हुआ ये लिखने के लिए है, तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल बनाएं, लिखें। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे कि अगर वॉवल्स का सेट है तो मैं चाहूँ तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट क्या मैं स्मॉल v से कर सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो स्मॉल लेटर्स है वो रिजर्व्ड है किसके लिए? एलिमेंट्स के लिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ। सपोज मैंने वॉवल्स की बात करी तो आपने भी सेट देखा था A, E, I, O और U, ये आपके वॉवल्स हो गए, क्लियर। लेकिन क्योंकि आपके पास चॉइस थी इसलिए आपने स्मॉल लेटर्स को चूज़ किया। आपको पता था कि वॉवल्स हैं, आप कैपिटल AEIOU भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपको रूल बता दिया ना मैंने कि अब आप जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपने जानबूझ के स्मॉल लेटर से तो एलिमेंट को चूज़ किया और जो सेट का नाम है वो कैपिटल से लिया। लेकिन अगर कल से आपको ये सेट मिलता है कि भाई ये जो एप्पल है ये वर्ड कैपिटल में है और इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सेट बनाओ। सपोज आप Q से रिप्रेजेंट करते हो और आपने सेट ऐसे रिप्रेजेंट किया APLE। आगे बताऊंगा कि मैंने एक ही बार P क्यों लिया है, क्योंकि ये जो सेट में है एलिमेंट रिपीट नहीं होते। अब यह नोटिस करना है कि जब आपका वर्ड है ही कैपिटल लेटर में तो फिर उसके अल्फ़ाबेट्स भी कैपिटल में आएंगे। दिस वे यू कांट हेल्प इट, यानी कि आपका जो स्मॉल लेटर वाला रूल है ना ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर आपके पास चॉइस है तो बिल्कुल ज़रूर यूज़ करें, लेकिन अगर नहीं है, आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड दिया है वही कैपिटल में है तो उसके अल्फ़ाबेट भी कैपिटल में होंगे। गलती मत करना कि आप स्मॉल में APLE स्मॉल लेटर में यानी कि आप ऐसे लिख के आ जाओ, ठीक है। मुझे बाकियों का नहीं पता, अगर मैं टीचर हुआ तो मैं तो काट के 0 दूंगा उस जगह पर। ये रूल एब्सोल्यूट नहीं है, कोशिश करते हैं। हाँ, ये एब्सोल्यूट है, नाम हम जो है वो कैपिटल से देते हैं, लेकिन अब बात है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो अगेन नथिंग इज एब्सोल्यूट, बट हाँ हम ये जो है ज़्यादा टाइम आपको कॉन्ट्रैडिक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जो लॉ है ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा है पूरा तो आपने देखा होगा बहुत जगह पर ऐसे आपको कैपिटल लेटर में वर्ड्स मिलेंगे जिनमें आपके एलिमेंट भी कैपिटल लेटर में होंगे, ठीक है। तो नथिंग इज एब्सोल्यूट, ये ध्यान रखेंगे आप। सम एग्जांपल्स ऑफ सेट यूज्ड फ्रीक्वेंटली आर। फ्रीक्वेंटली का मतलब है कि जो पूरे थ्रू आउट द मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आज तक आप यूज़ करते आए हो, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, कैपिटल। इंटीजर्स Z या I से, वैसे I ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए बट Z का आपकी NCERT में एक रीज़न दिया है कि ये कुछ शायद ग्रीक वर्ड है या लैटिन, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है। ज़ैलीन करके एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू काउंट। ये आपकी NCERT में मुझे अच्छी तरह याद है, लेफ्ट पेज पे कहीं पर दिया हुआ है। तो इस रीज़न की वजह से इंटीजर्स को Z भी बोला जाता है। मुझे नहीं पता कि नेगेटिव नंबर्स में कौन सी काउंटिंग होती है, बट स्टिल ये दिस वॉज प्रिटी मच द रीज़न गिवन बाई NCERT। तो अब Z या I मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे जो ऑथर्स हैं, खासकर आप अगर कोई फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो कैपिटल I वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं।
रैशनल नंबर जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर्स आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम का चार्ट क्या है, मैंने आगे की स्लाइड्स में बताया है। तो जब मैं इंटरवल्स की बात करूंगा तब मैं भी बता दूंगा कि कौन ये नंबर सिस्टम कैसे डिवाइडेड है, मतलब रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, फिर रैशनल नंबर कैसे होते हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि इनके जो सिंबल हैं वो क्या है, यानी कि आप कौन से अल्फ़ाबेट से किस सेट को आप डिनोट करेंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कैपिटल सी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं सर, आपको पता है दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, चाहे नंबर नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। आपको पता है -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो यूँ कहूँ कि अगर a कोई रियल नंबर है, इफ़ a बिलोंग्स टू R, a इज़ अ रियल नंबर, देन a स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। आपको पता है। तो मुझे बताइए, अगर किसी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है, सॉरी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, क्या वो पॉसिबल होगा? मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि a स्क्वायर b है, तो आपको पता है कि a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो b या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, यानी कि a की वैल्यू है जो रूट b। अब आपने कह दिया है कि जो b है वो या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो क्या b नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बच्चों, जो नेगेटिव नंबर के रूट होते हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी, भाई नेगेटिव रूट का क्या मतलब है कि किसी का स्क्वायर -2 रहा होगा? पॉसिबल ही नहीं। अभी तो आप कह रहे हो कि स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं है। तो रियल लाइफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ पर होता है? जो रियल में नहीं होता वो ख्यालों में होता है, इसलिए इनको इमेजिनरी नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें आप पढ़ोगे √(-1) को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आई इसको बोला जाता है आयोटा। वैसे ही अगर आपका z इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? z। अब दो बातें सुन लो। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर, और नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0, 1, 2, 3। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? 0 और पॉजिटिव की। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पॉजिटिव का है तो फिर 0 की बात नहीं हो रही, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात होगी, तो ये ध्यान रखेंगे। क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and they are co-prime and q is not equals to 0। आर पॉजिटिव क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। दुनिया में सारे नंबर रियल ही होते हैं, जो इमेजनरी होते हैं वो कैसे दिखते हैं मैंने आपको बता दिया। वो आपने पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, तो जब ये <0 होता है तो क्या कहते हैं? इमेजनरी रूट्स या फिर रूट्स, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसका मतलब इसी से होता है भाई, b² - 4ac अगर <0 तो रूट में होता है, आपको पता है, तो यानी कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, तो रियल रूट कहाँ से आएंगे? क्योंकि रियल लाइफ में तो जो आपका रूट है वो नेगेटिव, मतलब रूट के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे स्लाइड में मेरे को बताना है ना वो ये है, भाई ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, बट जनरली ये बहुत बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि इरेशनल नंबर का जो सेट है वो टी से रिप्रेजेंट होता है। ये ध्यान रखना। कई बार मैं तो अपने टेस्ट में एमसीक्यू में दे देता हूँ ये चीज़। मैंने कहा भाई इरेशनल नंबर के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से करते हैं। ये सबसे काम की इन्फॉर्मेशन है अभी तक इस पूरी की पूरी स्लाइड में। बाकी जो कचरा है ये आपको किताबों में मिल जाएगा, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो जब मैंने वर्ड लिख दिया ना फ्रिक्वेंटली, तो अगर तुमने मैथ्स पढ़ी है उसके बाद रिवाइज कर रहे हो, सीरियसली तुमने इतनी बार पढ़ा होगा कि ज़रूरत ही नहीं है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना कि z और i दोनों यूज़ होते हैं और t होता है इरेशनल के लिए। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन अ सेट एंड इट्स एलिमेंट्स। भाई आपने कहा कि अगर कोई कलेक्शन सेट है तो उसमें कुछ एलिमेंट्स तो होंगे, खाली सेट थोड़ी होगा, और खाली सेट होगा भी तो क्या होगा, कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर कुछ एलिमेंट है तो आप कैसे बताओगे कि कोई एलिमेंट सेट में लाई कर रहा है या फिर जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है? दोनों बातों को कैसे बताओगे? हमने कहा कि हम एक सिंबल का यूज़ करते हैं जो कुछ ऐसा दिखता है सी, और बीच में से ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। सिंबल का नाम बता रहा हूँ एप्सिलॉन। यूज़ तो अभी आगे देखेंगे। जैसे इसका नाम होता है ना अल्फ़ा, ये होता है बीटा। जैसे हमारे इंग्लिश में ये इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, सी बोलते हैं। ये गामा होता है, ये डेल्टा होता है। उसी तरीके से ये होता है एप्सिलॉन। ठीक है। अब इसका ये सिंबल का नाम तो मैंने आपको बता दिया, इसका यूज़ क्या है। अगर स्मॉल a किसी सेट a का एक एलिमेंट है तो हम कैसे बताएंगे कि स्मॉल a कैपिटल A में लाई करता है? ऐसे। और इस सिंबल को पढ़ा जाता है विच इज़ रेड एज a बिलोंग्स टू a, यानी कि जिसको अभी तक आप एप्सिलॉन तो नाम है पर इसका काम क्या है?
इट रिप्रेजेंट्स दैट अ एलिमेंट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर सेट। जैसे कि ये एक क्या है, आड़ा हमने वी बना रखा है, बट इसका मतलब क्या होता है, लेस देन का सिंबल है, एक ग्रेटर देन का सिंबल है, ये इक्वल का सिंबल है, ये नॉट इक्वल का सिंबल है। उसी तरीके से बच्चों ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स का। यानी कि अगर कल से एक सेट है, मैं वॉवल्स का सेट ले लेता हूँ, मेरा फेवरेट सेट है, थ्रू आउट द चैप्टर मैं इसी को यूज़ करूँगा बहुत ज़्यादा। तो मान लो ए ई आई ओ यू हमने एक सेट बना दिया। अब मुझे बताना है कि जो यू है वो बिलोंग करता है ए में, तो मैं कैसे दिखाऊंगा कि यू बिलोंग्स टू ए। अगर मैंने कहीं ये लिखा हुआ है तो तुम्हें पता है कि अगर आपका सेट ए है तो उसमें यू एज एन एलिमेंट होगा, और भी एलिमेंट हो सकते हैं बट यू तो होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो जैसे ए ई आई ओ यू में अभी टी नहीं आता, कैसे लिखोगे, मैंने कहा मैं लिखूंगा टी, ये बिलोंग्स टू, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आपको पता है ये इक्वल का साइन है तो नॉट इक्वल का होता है, उसी तरीके से अगर ये बिलोंग्स का साइन है तो ये डज नॉट बिलोंग्स का साइन है। दिस इज अ ग्रीक सिंबल कॉल्ड एप्सिलॉन, बता चुका हूँ। इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए देन वी राइट दिस। यानी कि अभी आपने देखा जो टी है ये वॉवल नहीं होता। अगर ए वॉवल्स का सेट है तो टी कॉन्सोनेंट है, टी उसमें लाई नहीं करेगा, उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यू लाई करेगा तो उस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और तीन तरीके हैं पढ़ने के, ए बिलोंग्स टू ए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ए इज एन ए, और ए इज अ मेंबर ऑफ ए। मैंने बताया था मेंबर एलिमेंट एक ही बात होती है, ऐसा भी लिख सकते हो ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप समझें कि आपका जो एलिमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेट में लाई करता है या नहीं करता, उसको समझाने के लिए बेसिकली आप ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अच्छा, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं, आपको ही पता है। एक तो होता है रोस्टर मेथड और एक होता है सेट बिल्डर मेथड। मतलब या तो मैं वर्ड्स में कह दूं कि भाई सेट क्या है, उनकी कॉमन प्रॉपर्टी बता दूं, या फिर मैं सीधा का सीधा प्रॉपर्टी को तो गोली मारूं और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको लिस्ट कर दूं। मान एक तो मैं कहूँ वॉवल्स का सेट, आपके दिमाग में आ जाएगा ए ई आई ओ यू। अब मैं डेफिनेशन नहीं कहता, सीधा आके लिख देता हूँ कि एक सेट है ए इज इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। अब अगर आपने थोड़ी सी भी इंग्लिश पढ़ी है तो आप देख के पहचान जाओ कि ये वॉवल है, बट मैंने नहीं कहा कि वॉवल है, मैंने तो आके सीधा का सीधा एलिमेंट लिस्ट कर दिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो या तो आप स्पेसिफिकली किसी चीज़ को लिस्ट ही कर दो, या फिर उस चीज़ को लिस्ट मत करो बल्कि उस चीज़ की कॉमन प्रॉपर्टी बता दो, जिससे कि सामने वाला बंदा प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसे लिस्ट कर सके। तो अगर आप एलिमेंट को डायरेक्टली लिस्ट कर देते हो इस तरीके से बिना बताए कि उनमें क्या रिलेशन है, तब बच्चों से हम कहते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। इन द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, comma, the elements are being separated by comma and are enclosed within curly braces। तीन तरह के ब्रैकेट होते हैं, आपको पता है। एक तो होते हैं स्मॉल ब्रैकेट जो आप ऑर्डर पेयर के लिए यूज़ करते हो, एक होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और एक होते हैं इस तरह के कर्ली ब्रैकेट। आपके कीबोर्ड में आप देख सकते हो पी के पास है, जो आपका QWERTY कीबोर्ड होता है ना मोबाइल में या कंप्यूटर में, दो लैपटॉप में कंप्यूटर में आप देखना तो आपके कीबोर्ड में पी के बगल में दो होते हैं, तो उसमें ऐसा सिंबल होता है, एक तो ये और ये एक साथ होते हैं, फिर ये और ये एक साथ होते हैं। तो ये बच्चों कर्ली ब्रेसेस है, ये वाले यूज़ होंगे। मैं पहले बता रहा हूँ ये स्मॉल ब्रैकेट हो या स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि आपने दो कंडीशन लिखी कि पहली बात तो जितने भी एलिमेंट है, जैसे ए है, ई है, आई है, तीन ही एलिमेंट है मान लो, तो तीनों कॉमा से सेपरेट होंगे और इनक्लोज्ड होंगे कर्ली ब्रेसेस में, तब हम इसे कहेंगे एक सेट। ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। अब यहाँ तक जो कहानी है ना, ये रोस्टर नहीं है, आपने प्रॉपर्टी बता दी, बट अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे इस प्रॉपर्टी को, आपने कहा कि प्रॉपर्टी तो आ गई, अब एलिमेंट लिस्ट करें, तो आपने कहा हमें प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा एलिमेंट बताओ, तो आपने बोल दिया 2, 4 और 6। होता है ना, कई बार आप किसी को लॉजिक दे रहे होते, बोलता है लॉजिक नीजिए, गिव मी द नेम, यानी कि सीधा एलिमेंट बताओ, लॉजिक है वो तुम्हारे पास रखो। तो जो लॉजिक की बात होती है वो सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। अगर आप सीधा 2, 4, 6 बोल देते हो तो आपने क्या करा, आपने बोल दिया कि आपका रोस्टर मेथड है। अब देखो 2, 4, 6, इसमें एक फ़ायदा ये है कि सेट बिल्डर मेथड से रोस्टर मेथड बनाया जा सकता है। भाई आपको डेफिनेशन पता है किसी के, तो आप एलिमेंट लिस्ट कर ही दोगे। लेकिन अगर मैं आपको 2, 4, 6 दे दूँ, फिर पूछूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसको देखो, इसने बोला है इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, ठीक है, मैं मल्टीपल ऑफ 2 भी तो लिख सकता हूँ, फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 2, ये भी इसका एक डेफिनेशन हो सकती है। तो अब देखें, रोस्टर मेथड इज नॉट यूनिक, ये ध्यान रखना। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। क्या मतलब हुआ कि आप वॉवल्स को इसी फॉर्मेट में लिखो या इनका ऑर्डर आपस में चेंज कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दे आर इमटेरियल टू दी चेंज ऑफ ऑर्डर।
While writing the set in roster form an element is not generally repeated, यानी कि मैंने बताया था ना एप्पल वाला एग्जांपल लिया था, मैंने कहा था ए डबल पी एल ई में मैं पी को एक बार ही काउंट कर रहा हूँ क्योंकि पी रिपीट हो रहा है और हमारे यहाँ पर जो रिपीटिशन है वो नॉट अलाउड है। जैसे कि आप देखिए 1 2 3 2, अगर कोई मुझसे पूछेगा ना इसमें कितने एलिमेंट है, मैं 3 बताऊंगा क्योंकि 3 ही यूनिक एलिमेंट है। जो आपका 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। और ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं कि जो आपके एलिमेंट है दे आर नॉट रिपीटेड, जनरली रिपीटेड। सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड, जैसा कि आपको पता है सेट बिल्डर का मेथड का मतलब है कि हम वर्ड बाय वर्ड या डेफिनेशन बाय डेफिनेशन एक सेट को बिल्ड करें या फिर हम उसका रूल रख दें कि भाई किस रूल के बेसिस पे आपने ये एलिमेंट जो है वो लिस्ट करे हैं। In set builder form, all the elements of a set possesses a single common property which is not possessed by an element outside the set. क्या मतलब है भाई, मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर पर्टिकुलर स्कूल में हो और आपने सर्दियों में वहाँ का ब्लेजर पहना हुआ तो आपके यहाँ पर एक मोनोग्राम होता है, स्कूल का नाम होता है। मैं क्या कहूँगा कि भाई अगर आप सारे बच्चों ने ग्रीन कलर का ब्लेजर पहना है तो आप उस स्कूल का पार्ट है, और अगर कोई बगल में कोई स्कूल है जहाँ पर रेड ब्लेजर चलता है ना, वहाँ पर ग्रीन नहीं चलती, वहाँ की यूनिफॉर्म रेड है, तो आप देखेंगे कि उस स्कूल का कोई भी बच्चा आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि आप ABC पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप ग्रीन ब्लेजर पहनते हैं तो XYZ पब्लिक स्कूल का कोई भी बच्चा आपकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि मैं आपको ABC स्कूल के बच्चे क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आपके बीच में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है कि आप उस स्कूल में पढ़ते हैं। इसलिए बोला क्लास 9th वालों खड़े हो जाओ, मैंने बोला लास्ट रो वाले स्टैंड अप। तो टीचर बोलते हैं ना क्लास में कि लास्ट रो पूरी खड़ी हो जाओ, तो उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, दैट दे ऑल आर सिटिंग इन दी लास्ट रो। उसी तरीके से बच्चों अगर AEIOU सिर्फ ऐसे लिख के आ जाते हो तो ये रोस्टर मेथड हुआ, लेकिन अगर इसकी जगह आप ये लिखते हो द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि आपने उनकी डेफिनेशन लिखी, आपने उनका रूल लिखा, तब आप कहेंगे कि वो क्या है, सेट बिल्डर मेथड है। अब देखो वॉवल जो है ये प्रॉपर्टी कॉन्सोनेंट सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि इस सेट के बाहर इन पांचों एलिमेंट के बाहर जितने भी एलिमेंट हैं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो करते तो इस ब्रैकेट में उनके लिए भी जगह होती और वो भी लिखे होते। मैं मानता हूं कि इवन नंबर का सेट है, कोई इवन नंबर का सेट हुआ तो क्या कोई ऑड नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इवन नंबर किस फॉर्मेट में होते हैं, 2n फॉर्मेट में, यानी कि हमेशा 2 से डिविजिबल, तो क्या कोई ऑड नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा, तो वो इस सेट में लाई भी नहीं करेगा। अब ये पढ़ते कैसे, क्या कचरा लिखा हुआ है, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। मैं जो लिखा है इसको हटा देता हूँ। एरेस कैसे होता है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई ये जो आपका लिखा हुआ है इसको लिखने वाले में हर एलिमेंट का हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, वो देखते हैं। कैपिटल V तो बच्चों नाम हो गया, इक्वल आपकी इक्वेशन का साइन हो गया। ये जो लेफ्ट ब्रैकेट है इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल, यानी कि द सेट ऑफ ऑल x, और ये जो 2 डॉट हैं या फिर आप स्लैश लगा सकते हैं, 2 डॉट की जगह मैं एक सीधा स्लैश पे लगा सकता हूँ, सीधा टेढ़ा वाला नहीं, 2 तरह के होते हैं ना, एक तो ये और ये, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो स्लैश का मतलब होता है सच दैट, तो आप पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल, यानी कि इसका तो मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और इस क्लोजिंग ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम कोई भी जो वर्ड है वो नहीं दे रहे हैं। तो जो ओपनिंग आपका ब्रैकेट है उसका मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल, फिर आपका जो भी सिंबल आप x यूज करना चाहें, y करना चाहें, z, यानी कि आप एक जनरल एलिमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। मैंने कहा ना यहाँ हम सारे एलिमेंट को लिस्ट नहीं करते, एक किसी भी जनरल एलिमेंट को डिफाइन कर दो कि सेट x के कोई एलिमेंट x है जो आपके सेट का पार्ट है, अब वो x क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो बता दो, उसके तरह के जितने भी x होंगे आप उनको ब्रैकेट में लिस्ट करके लिख देना, वही आपके एलिमेंट बन जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि भाई हमारे सेट में एक ही x है और वो किस फॉर्मेट का है, 2n, तो n की वैल्यू डालते जाओ, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि आपने तो एक जनरल एलिमेंट डिफाइन कर दिया, अब अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू आप डालोगे, आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब देखो x पहली बात तो वोवल ही नहीं होता, लेकिन हमने क्या कहा कि सर लिटरली मतलब बात हुई, ये सिंबल है, वेरिएबल है जो बचपन से आज तक यूज करते हैं। हम कहते हैं लेट द एज ऑफ द मैन बी x,
एक्स तो अल्फ़ाबेट है, वो तो नंबर नहीं है, एज तो नंबर होती तभी मानते थे ना, तो ये हम सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए ले रहे हैं। तो आपने क्या करा बेसिकली, आपने ये करा कि सच दैट के बाद आपने कॉमन प्रॉपर्टी लिखी जो कि हर एलिमेंट पोजेस करता है, और उसके बाद आपने उसी कॉमन प्रॉपर्टी को वापस काई में लिखा ब्रैकेट में। तो रोस्टर और सेट बिल्डर मेथड में एक चीज़ कॉमन है कि आपकी ये ब्रैकेट्स तो यूज़ होंगे, वहाँ एलिमेंट इसके बीच में लिखे जाते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है या वो रूल है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इसको रूल मेथड भी कहते हैं, वो रूल यहाँ पर लिखा जाता है। दैट इज सेट बिल्डर मेथड, रोस्टर मेथड। तो आई होप आपको यहाँ तक का जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। बाकी इसके बाद का हम अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कराऊंगा, लेकिन हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि बस पढ़ के निकल जाओगे, क्योंकि वैसे पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनेगा। और जिन लोगों ने चैप्टर पहली बार पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आई होप उन्हें भी समझ में आया होगा। इन केस अगर समझ में नहीं आया या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, वरना कोई और फैकल्टी रिप्लाई करेगी, बट रिप्लाई मिल जाएगा इवेंचुअली। आप लोग आपस में भी रिप्लाई कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक क्या है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही, और ये लेक्चर एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।